हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का। और चैप्टर का नेम है हमारा चैप्टर नंबर 7, जो कि पुराने सिलेबस में चैप्टर नंबर 8 था। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो ये चैप्टर नंबर 8 है, और अगर आपके पास न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी है तो ये चैप्टर नंबर 7 है। और चैप्टर का नेम है ग्रेविटेशन। चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? ग्रेविटेशन को अगर हिंदी में बोले तो ये है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। इसके बारे में मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है कि भाई ये क्या होता है। एक फंडामेंटल फोर्स होता है ना। ये किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ये एक वीक फोर्स होता है, मतलब कमजोर फोर्स होता है। ऐसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताई थी कि नहीं बताती? बता दी है इसमें। और उसके बाद में हमने केपलर के नियम भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? केपलर के नियम। क्या पढ़े थे? केपलर के नियम। केपलर के नियम का यहां पर मैंने थ्योरी ना लिखकर सिर्फ डायरेक्ट आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बता देता हूं। एक फर्स्ट वाला था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स मतलब कक्षा का नियम। कक्षा का नियम बोलते हैं कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कौन से पाथ में कर रहे हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में कर रहे हैं, इलिप्टिकल पाथ में कर रहे हैं। कौन सा पाथ है उनका? इलिप्टिकल पाथ। कौन कौन करते हैं इलिप्टिकल पाथ में? ग्रह करते हैं, या जिनको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्लेनेट करते हैं। दूसरा, ये प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड है या ग्रहों की गति से संबंधित है। ये किससे है? ग्रहों की गति से संबंधित। ग्रहों की गति से संबंधित, राइट, या मोशन ऑफ दी प्लेनेट से संबंधित है। दूसरा वाला क्या था? लॉ ऑफ एरिया। दूसरा वाला लॉ क्या था? लॉ ऑफ एरिया। क्या बोलते हैं? सेम टाइम में सेम एरिया कवर होगा। अगर किसी एक फोकस पर सूर्य होगा और अगर ज्यादा दूर है कोई प्लेनेट सन से, तो वहां पर स्पीड स्लो टाइप की हो जाएगी और पास में आकर स्पीड फास्ट हो जाएगी। लेकिन दोनों केस में एरिया कैसा होगा? कवर सेम होगा। मतलब यहां पर ये ऐसा एरिया कवर होगा तो यहां पर ये ऐसा एरिया कवर होगा। ये वाला लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम। तीसरा है लॉ ऑफ पीरियड। क्या है? लॉ ऑफ पीरियड मतलब समय का या आवर्तकाल का क्या कहेंगे? नियम। और ये था टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यूब। ए क्यूब क्या है? इसकी सेमी मेजर एक्सिस। तो उसका घात क्या? 3। 3 को हमने घात को क्या बोला था? घन बोला था। तो ऐसे 3 नियम हम कल शॉर्ट में पढ़ लिए थे। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ओके, अगर ये पढ़ लिए तो अब हम आज का मेन टॉपिक जो हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कौन सा लॉ बेटा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वैसे कल भी देखा था हमने, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में हम बाकी सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे। मेन फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। समानुपाती मिला था m1 m2, या कैपिटल M स्मॉल m, और अपॉन में मिला था r स्क्वायर। मिला था कि नहीं मिला था? मिला था। ये जो नियम है इसको क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। क्यों है ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम? क्योंकि ब्रह्मांड के जितने भी द्रव्यमान हैं उन दोनों द्रव्यमानों के बीच में यह नियम लागू होता है। चाहे हम दो वस्तु कोई सी भी ले लें, दो वस्तु कोई सी, एक मार्कर ले लूं और एक अर्थ ले लूं, या एक प्लेनेट कोई सा भी प्लेनेट ले लूं, या अर्थ ले लूं, या मून और अर्थ ले लूं, इन सबके बीच में क्या लगेगा? ये नियम लागू होगा। ये माध्यम में भी लग सकता है और निर्वात में भी लग सकता है। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों? अब जैसा कि ये एक वस्तु का द्रव्यमान, ये दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, और ये उन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। जब ये समानुपाती हटाते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है? एक नियतांक लिखना पड़ता है। तो यहां पर हमने एक नियतांक लिखेंगे कैपिटल जी। क्या लिखेंगे? कैपिटल जी। ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, और यहां पर ये क्या जाएगा? आर स्क्वायर। जहां आई थिंक यहां तक आपने भी लिखा था, लिख लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, अभी तो आप समझ लो बेटा। जहां कैपिटल जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या इसी को हम कहें
तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक होता है। क्लियर है बच्चों? और ये भी यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है मतलब कैपिटल जी चेंज नहीं होगा। कोई भी दो वस्तु लो यूनिवर्स की, उसके लिए जी का मान जो फिक्स है वो वही रहेगा। अगर मैं इसकी मान की बात करूं, इसकी मान हमें ऑलरेडी किसी साइंटिस्ट ने वैल्यू दे दी है इसकी, तो वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और ये यूनिट बना लेते हैं, इसकी यूनिट बनाते हैं तो यूनिट हम यहां से बना सकते हैं। देखिएगा F इज इक्वल टू, एफ यहीं रहने दीजिए, आर को इधर गुणा में कर दिया, और ये एम और एम यहां पर आ जाएगा और ये एम इधर आ जाएगा, बचेगा कौन? कैपिटल जी। कौन बचेगा? सॉरी, कैपिटल जी, है ना। ये थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करता हूं बेटा, ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में है। किसमें है? प्लस में है। ओके, एक मिनट, हाँ ओके बच्चों, थोड़ा सा यहां पर मुझे कंफ्यूजन हो गया था। एक्चुअली में ये क्या होगा, ये माइनस ही होगा। क्या होगा? ये माइनस ही होगा। चलो करेक्ट कर देते हैं, है ना। ये क्या होगा बच्चों? माइनस ही होगा, तो हम यहां पर माइनस लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी यूनिट बनाए, क्या बना दे? यूनिट। यूनिट किसकी बनाना है बेटा? कैपिटल जी की। तो यूनिट बनाते हैं कैपिटल जी की। देखिए ये क्या है? न्यूटन। बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर की एसआई यूनिट होती है मीटर, लेकिन इसका क्या है? वर्ग। तो न्यूटन मीटर वर्ग डिवाइडेड बाय किलोग्राम होता है द्रव्यमान का, तो ये भी किलोग्राम और ये भी द्रव्यमान है तो किलोग्राम। तो क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर अगर लिखूं मैं तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम को ऊपर ले गए तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। होगा कि नहीं ये बताइएगा। तो इसकी वैल्यू होती है 6.67। एक बार फिर से करेक्ट कर देता हूं, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो इसकी यूनिट हमने लिखी ली है। एक चीज, हम जब भी कोई न्यू क्वांटिटी को पढ़ते हैं, न्यू कांस्टेंट को पढ़ते हैं, तो उसकी वैल्यू पता होना चाहिए, उसकी एसआई यूनिट पता होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या पता होना चाहिए? विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका डीएफ भी बना लेते हैं, तो भाई इसका डीएफ बनाते हैं। डीएफ हमने देखें तो डीएफ के लिए हमें क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो, तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखना, हमें तो क्या देखना है? एसआई मात्रक। ठीक है, तो न्यूटन के लिए बताओ, न्यूटन का आपको पता हो तो m1 L1 T-2। न्यूटन मतलब बल, और बल के लिए क्या होता है? m1 L1 T-2। और ये क्या है बेटा? मीटर स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर। क्या हो गया? L स्क्वायर। और ये क्या है? किलोग्राम। और किलोग्राम को यहां पर लिखेंगे तो m-2। यस और नो? अरेंज कर ले। चलिए अरेंज करते हैं, अरेंज करते हैं तो ये मिल जाएगा m की पावर 1 और ये m की पावर -2। तो ये हो जाएगा m की पावर -1। ये L1 और ये L2 कितना हो जाएगा? L की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा? T टू द पावर -2। आया कि नहीं आया समझ में? अब आपको ये याद रखना है, अगर मान लो आपसे पूछ ले कि भाई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इसका विमीय सूत्र क्या है, तो आप बना लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एक हेडिंग है ना। पहले हेडिंग का नेम लिख लेते हैं। तो हेडिंग का नेम है, आप चाहे तो इसको नोट बाद में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लिखिए, मतलब देख लीजिए पहले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलेंगे इसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण। हिंदी में भी लिख देता हूं, डोंट वरी। गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल जी से दर्शाते हैं। कई बार हमारे सिलेबस में कई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए। क्या पूछ लेते हैं? स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में अंतर बताइए। चलिए, इसका डेरिवेशन भी है। इसका क्या है? डेरिवेशन भी है, लेकिन मैं आपको अंतर से भी बताऊंगा और इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा। तो जो कैपिटल जी है
पहले हम कैपिटल जी के बारे में शॉर्ट में बात करते हैं। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मींस इट डज नॉट चेंज, ये कहीं भी चेंज नहीं होता है। बट जो स्मॉल जी है ये प्लेनेट के लिए चेंज हो जाता है। मान लीजिए अर्थ की बात करेंगे तो उसका जी अलग आएगा, और अगर कोई अदर सेलेस्टियल बॉडी जैसे मून की बात करेंगे तो अलग होगा, है ना। सन की बात करेंगे तो अलग हो सकता है, ऐसे करके मतलब, और कैपिटल जी का वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्या ये चीज समझ में आया? पहले चलो, पहले हेडिंग तो लिख ली है, लेकिन थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं ताकि आप एक्वेंटेड हो जाए कि भाई स्मॉल जी और कैपिटल जी कहीं एक ही तो नहीं है, तो आप समझ पाए। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, पहले अंतर लिख देता हूं, फिर इनके डेरिवेशन देखेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं स्मॉल जी, क्या बोलते हैं बेटा? स्मॉल जी, और यहां पर क्या लिख लेते हैं? कैपिटल जी। जैसा कि हमें पता है स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है बेटा? ये गुरुत्वीय त्वरण है, मतलब कुल मिला के त्वरण है। कुल मिला के क्या है? त्वरण। लेकिन यह एक सार्वत्रिक नियतांक है, मतलब एक नियतांक है। यह एक क्या है? सार्वत्रिक नियतांक है। या सिर्फ अभी अगर समझने के लिए लिखे तो सिर्फ नियतांक है ये, मतलब ये चेंज नहीं होने वाली वैल्यू है। दूसरा बात करें तो ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या नहीं है? सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, नहीं है। लेकिन सरफेस के लिए, सतह के लिए, पृथ्वी की सतह के लिए हम इसको नियतांक लेंगे, लेकिन ये हर जगह वही वैल्यू नहीं होगी, चेंज होगी, इसलिए हम इसको सार्वत्रिक नहीं कहेंगे। लेकिन कैपिटल जी जो है यह कैसा है बेटा? सार्वत्रिक। कैसा है ये? सार्वत्रिक नियतांक। सार्वत्रिक नियतांक। क्या समझ में आया इतना? क्लियर? थर्ड इसमें बात करें, भाई इसका एसआई मात्रक से समझ लो। थर्ड अंतर देखें तो एसआई मात्रक है क्या? ये त्वरण। तो एसआई मात्रक इसका मैं अगर लिखूं तो इसका होता है, देखो, त्वरण। त्वरण, त्वरण का मतलब होता है वेग अपॉन समय। वेग अपॉन समय मतलब मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और थर्ड इसकी बात करें तो अभी हमने यूनिट देखी थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2। तो देखिए बिंबी सूत्र भी दोनों, एसआई मात्रक भी दोनों के अलग अलग हो गए। अब बिंबी सूत्र से भी एक अंतर बता देते हैं। तो देखा हमने, देखिएगा, अब इसका एसआई यूनिट लिख लिया हमने। अब विमीय सूत्र देखते हैं। तो विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र होगा, एम तो है नहीं यहां पर, L1 है और T माइनस 2 है। यस और नो बच्चा? इसका अभी हमने विमीय सूत्र बनाया था कि नहीं बनाया था? चलो देख लेते हैं एक बार स्लाइड में। क्या है? M-1 L3 T माइनस 2। याद रखिएगा, मैं पूछो तो आप बता दीजिएगा मुझे। क्या है, किसी को याद है क्या? M-1 L3 और T माइनस 2। एक बार चेक करिए क्या यही लिखा हमने, देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नहीं तो फिर भी बना सकते हैं। M-1 L3 T माइनस 2 मतलब सही है हमारा। यस और नो बच्चा? अब ये 4 पॉइंट में हमने अंतर समझ लिए। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी हम बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की। कौन से पॉइंट की? भाई ये त्वरण है, और त्वरण कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। त्वरण कैसी राशि होती है? सदिश होती है। तो ये क्या है? एक सदिश राशि है। ये क्या है? एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ये कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है ये? अदिश राशि है। कोई समस्या नहीं है ना? चलो, ये है आपकी अदिश राशि। तो हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर समझ लिए, और भी बहुत सारे अंतर हो सकते हैं। ठीक है? ये हर जगह सेम रहेगा, ये जगह जगह पर बदलता रहेगा। यस और नो बेटा? अब एक स्लाइड और हम देख लेते हैं, एक डेरिवेशन भी देख लेते हैं साथ ही साथ में। एक डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, एक डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन में हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल जी ऑन अर्थ सरफेस। लिखिए, पृथ्वी की सतह पर, अभी इसी में नोट करवा देता हूं, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की सतह के लिए हम गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पृथ्वी की सतह के लिए। सतह से मतलब हो, आप सतह से मतलब हम कह सकते हैं छोटे मोटे माउंटेन है, वो भी सतह का ही पार्ट है। वो भी किसका पार्ट है?
ऐसा नहीं है कि सतह का मतलब ये पूरा फ्लोर ही होना चाहिए, नहीं। छत पर गए आप, छोटे मोटे माउंटेन पे गए, वहां पर स्मॉल जी का वैल्यू ज्यादा चेंज ना के बराबर होता है, मतलब होता ही नहीं है कुल मिला के। तो वो किस में कहा जाएगा? सतह में। किस में कहा जाएगा? तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का एक्सप्रेशन निकालेंगे बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या कहेंगे इसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखते हैं, पहले डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। माना ये अर्थ है, माना ये क्या है? अर्थ है, और ये अर्थ का क्या है? केंद्र है। ये अर्थ का क्या है? केंद्र है। थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी दिखे आप लोगों को। तो यहां पर अर्थ ले लिया, अर्थ एक गोला मानते हैं हम, अर्थ को क्या मानते हैं? एक स्फीयर मानते हैं। तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी, तो वही इसकी त्रिज्या हमने ले लिया रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई फॉर अर्थ, आर फॉर रेडियस। तो त्रिज्या आर ई ले ली, ठीक है। अब इसका कोई द्रव्यमान भी होगा, तो अर्थ का द्रव्यमान है इसलिए एम ई लिख लिया। द्रव्यमान मतलब कहे मास ऑफ अर्थ, है ना। द्रव्यमान अर्थ का द्रव्यमान या पृथ्वी का द्रव्यमान। क्लियर बेटा? अब हमने मान के चल रहे हैं कि कोई वस्तु जस्ट सरफेस पे रखी हुई है और इस वस्तु का द्रव्यमान है स्मॉल एम। इस वस्तु का द्रव्यमान क्या है? स्मॉल एम। ये सतह पर रखी है। कहां पर रखी है? सतह पर। तो हमने जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला कॉन्सेप्ट समझा था, तब हमने देखा था दूरी कहां से मेजर करना है? केंद्र से। कहां से मेजर करना है? केंद्र से। तो यहाँ ये वस्तु का केंद्र, इसका द्रव्यमान एम है, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, और इनके बीच की दूरी है क्या? आर ई। तो हमें पता है, हम जानते हैं, किससे जानते हैं बेटा? गुरुत्वाकर्षण के नियम से, जो कि न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम से, गुरुत्वाकर्षण के नियम से। और ये गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? कैपिटल जी मास 1 मास 2 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। और डिस्टेंस यहां पर क्या है बेटा? आर ई। क्या लिखी हुई है? आर ई, और इसका क्या जाएगा? स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आया? बस ये सिंपल एक्सप्रेशन लिखा है। लेकिन हमें एक बात पता है, कोई भी चीज अगर अर्थ पर है तो उस वस्तु का क्या होगा? भार भी होगा। वस्तु का क्या होगा? भार भी होगा। तथा वस्तु का भार, वस्तु का भार, भार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेट। भार की बात करेंगे तो ये होता है mg। भार क्या होता है बेटा? mg। और ये क्या है? ये कोई वस्तु मानी हमने कि वस्तु रखी है, रखी वस्तु है ना। कौन सी वस्तु? रखी वस्तु। तो वस्तु का भार W इज इक्वल टू क्या होगा? mg। उस वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण, मतलब अर्थ का गुरुत्वीय त्वरण, जो कि हमें निकालना है। यस और नो? ये भी क्या है? बल। और ये भार भी क्या होता है बेटा? भार भी बल है। भार भी क्या है? बल। द्रव्यमान और भार में अंतर आपको पता होना चाहिए। द्रव्यमान वस्तु की क्वांटिटी है। क्या है? वस्तु की क्वांटिटी है, और भार एक बल है। तो यहां पर ये भी बल है और ये भी बल है। दोनों समीकरण को हम क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। समीकरण 1 की तुलना किससे कर देंगे? समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए बच्चों, तो ये लेफ्ट साइड फोर्स है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो एम जी बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन आर ई स्क्वायर। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? ये एम से ये एम कैंसिल हुआ भाई। ये क्या आ गया? जी, कैपिटल जी एम ऑफ ई लिख दो, एम ऑफ ई, और ये आ जाएगा आर ई, और ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। मतलब गुरुत्वीय त्वरण का एक्सप्रेशन क्या आ गया अर्थ सतह पर या अर्थ के पृष्ठ पर? स्मॉल जी। यही तो गुरुत्वीय त्वरण है। ये किस पर? सतह पर। कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमारे लिए, हमें यही एक्सप्रेशन निकालना था। लेकिन हमें पता है कि स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ सतह पर हम कितनी लेते हैं? 9.81। और उसको अगर अप्रोक्सीमेट लिखें तो हम लगभग 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वैल्यू हमें कहां मिलेगी भाई? हमें कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ अर्थ हम पता कर लेते हैं या लिख लेते हैं अभी, और रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है, तो हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल कर देख लेते हैं।
तो देखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, जहां कैपिटल जी का मान जैसे हमने लिखा था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यहां पर कुछ यूनिट थी, अभी यूनिट बार बार नहीं लिखते हैं, हमने सिर्फ यूनिट लिख दिया है। और मास ऑफ अर्थ जो होता है लगभग 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम होता है। कितना होता है बेटा अर्थ का मास? लगभग बोल रहा हूं ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। और रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है वो होती है 6400 किलोमीटर। कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, स्लाइड में इरेज नहीं करूंगा बेटा, पहले इसको समझ लीजिएगा फिर हम नोट कर लेंगे। तो ये हमने क्या लिख लिया, उनकी वैल्यूज लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कैपिटल जी की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। फिर मास ऑफ अर्थ चाहिए, तो मास ऑफ अर्थ किसी बुक में उसको 6.3 करके लिखते हैं, हमने अप्रोक्सीमेटली 6 लिख लिया है ना, तो 6 इंटू 10⁻24 लिखा। ठीक है, और डिवाइड में रेडियस ऑफ अर्थ, जैसे हमने रेडियस ऑफ अर्थ को देखा तो ये 6400 किलोमीटर थी। क्या थी बेटा? 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग ये 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी ये? लगभग 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। कन्वर्ट करना अगर नहीं आता तो अब मैं आपको बाद में बता दूंगा। वैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना। किलो का वैल्यू कितनी होती है? 10⁻3 और ये कितना है? 10⁻2, तो 10⁻5 हो गया। और ये 64 इंटू 10⁻5 मीटर आएगा, लेकिन हमें तो 6 पॉइंट में चाहिए, तो 6 पॉइंट में इसको करा तो ये आ जाएगा। क्लियर बच्चा? अब है ना, किसी किसी में इसको 6.3 लेते हैं, हमने 6 लिया है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 6.4 इंटू ये कितना है बेटा? 6.4 का इंटू 10⁻6 और इसका क्या जाएगा? वर्ग आ जाएगा। क्या जाएगा? वर्ग आ जाएगा। तो देखें तो ये 6.67 इंटू 6, इसको और इसको मैंने पहले लिख लिया। और ये 10 कितना था? 24। 10 कितना था? 24। और ये 10 कितना है? -11। तो 24 में से -11 हो जाएंगे। और डिवाइड में देखिएगा ये क्या लिख सकते हैं? 6.4 इंटू 6.4 और ये 10 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। कितना हो जाएगा? 12। इधर देखिएगा, अभी मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, आप चाहें तो उसको एक बार एग्जैक्ट वैल्यू रखकर आप सॉल्व करके देख सकते हैं। मुझे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बताना है कि अर्ध सतह पर स्मॉल जी का मान लगभग 9.81 या फिर 10 के लगभग होता है। देखिए, देखते हैं, है ना। ये भी 6.67 है और ये भी 6 के नियर अबाउट है। और अगर देखा जाए तो ये दोनों ही क्या है? गुणा में है और इधर भाग में है। आपस में गुणा, इधर भाग में, तो लगभग लगभग ये क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। ये 10⁻24 है और ये 10⁻11 है। तो इसको माइनस कीजिए, कितना आ रहा है? ये 10⁻13 और ये नीचे कितना आ गया? 10⁻12। इसको ऊपर ले जाइएगा तो 10⁻13 माइनस 10 मतलब 12 ऊपर ले गए तो ये 12 उसमें से माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना? 10। भाई एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये 9.81 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? और उसी को तो हम राउंड ऑफ में क्या लिखते हैं? 10 ही तो लिखते हैं। तो ये लगभग कितना आ गया? लगभग कितना आ गया? लगभग के लिए सिंबल लगा देता हूं, लगभग ये आ गया 10 मीटर अपॉन सेकेंड। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या ये चीज समझ में आई? ओके, थैंक यू।